हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल लॉ में देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ इज ए वीक लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि दुर्बल विधि है या नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि दुर्बल विधि है या नहीं, इस बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पिछली क्लास में जो हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति को हमने पढ़ने के बाद यह देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि होती है। क्या कारण है कि इसे दुर्बल विधि कहा जा रहा है? क्यों अंतर्राष्ट्रीय विधि को दुर्बल विधि कहा जाता है? क्या कारण है? इसे आज हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि को दुर्बल विधि कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम पहले देखेंगे। मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है जिसका वजन 45 kg है। एक बी नाम का एक व्यक्ति है जिसका वजन है 65 kg। अब ए भी एक व्यक्ति है, बी भी व्यक्ति है तो दोनों व्यक्ति। अंतर क्या आ रहा है? हम उनकी ताकत, उनके शरीर की बनावट देख करके हम बता रहे हैं कि ए जो 45 kg का है वो थोड़ा कमज़ोर है, बी जो 65 kg का है जो दिखने में मजबूत है, शरीर से ताकतवर लग रहा है, उसकी शरीर की बनावट मजबूत है, तो हम बी को जो उसका वज़न है उसको देख करके हम कह सकते हैं कि बी क्या है, ज़्यादा ताकतवर है। यही बात अंतर्राष्ट्रीय विधि के साथ हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है, अंतर्राष्ट्रीय विधि, ये जो तुलना हमने यहाँ पर ए और बी नाम के व्यक्तियों के बीच में देखी है, यही तुलना अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के बीच में हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को ए व्यक्ति मान लीजिए और राष्ट्रीय विधि को बी व्यक्ति मान लीजिए। इनकी तुलना जिस तरीके से अभी हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझी है, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि और राज्य विधि की तुलना करते हैं, तब हमारे पास ये बात सामने निकल करके आएगी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक दुर्बल विधि है। लेकिन दुर्बल किन कारणों से इसको माना गया है, उसको पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर कहूँगा कि है तो दोनों ही व्यक्ति, ए भी व्यक्ति है और बी भी व्यक्ति है। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि, ये भी विधि है, ये भी विधि है, तो केवल और केवल वो कमियां उनके बारे में देख करके ये कहा जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो कमियां हैं और वो राज्य विधि के अंदर या राष्ट्रीय विधि के अंदर वो कमियां नहीं पाई जाती। अर्थात राष्ट्रीय विधि जिन मामलों में सुदृढ़ है उनको देख, अगर उनसे हम तुलना अंतर्राष्ट्रीय विधि की करते हैं तो वो कमियां हमें यहाँ पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी कमियां हैं मैं आपको उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले है आपका जो अंतर्राष्ट्रीय विधि को दुर्बल विधि बनाती है, उसमें सबसे पहला है कार्यपालिका शक्ति का अभाव। कार्यपालिका शक्ति का अभाव क्या है? ये कहता है कि राष्ट्रीय विधि का जब उल्लंघन होता है तब उस विधि का पालन करवाने के लिए कार्यपालिका शक्ति होती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि का जब उल्लंघन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन कराने के लिए कोई कार्यपालिका शक्ति नहीं, कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। इस वजह से इसकी राष्ट्रीय विधि से जब हम तुलना करते हैं तो पहली कमी क्या निकल के आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत एक कार्यपालिका शक्ति का अभाव है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय विधि को दुर्बल विधि की कैटेगरी में माना गया है। दूसरा अगर हम देखते हैं सेकंड, विधायिनी शक्ति का अभाव। विधायिनी शक्ति का अभाव ये क्या कहता है? राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत विधि निर्माण का कार्य किसका काम है? विधायिनी शक्ति का, लेजिस्लेटिव पावर का ये काम होता है कि वो विधि बनाए।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा देखी थी, तो हमने देखा था रूढ़ियाँ और संधियाँ, इन पे अंतर्राष्ट्रीय विधि बनी है। अर्थात ऐसी कोई विधायी शक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि में नहीं है जिससे विधि का निर्माण किया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि अधिकतर किस पे है, रूढ़ियाँ और संधियों पर निर्भर करती है। इन्हीं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विधि बनी हुई है। इस वजह से जब हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की तुलना विधि निर्माण के मामले में देखते हैं तो हम पाते हैं कि राष्ट्रीय विधि में विधि निर्माण का कार्य विधायिनी शक्ति के द्वारा किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में विधियों का निर्माण कस्टम और ट्रीटी के द्वारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अनिवार्य क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ये क्या कहता है, जब हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ये बताऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जो है अनिवार्य क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अर्थात जब अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन होता है तो उस विधि के उल्लंघन से दंड देने के लिए न्यायालय होते हैं और उन न्यायालय के द्वारा राष्ट्रीय विधि का पालन करवाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि में अगर हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सभी मामलों में सुनने की अधिकारिता नहीं है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अनिवार्य क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। यदि राज्य सहमति देते हैं तो ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी वाद में निर्णय दे सकता है। अगर राज्यों के द्वारा सहमति नहीं दी जाती है तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा निर्णय नहीं दिया जाता। इस प्रकार से हम जब राष्ट्रीय विधि की तुलना कर रहे हैं तो इस आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है क्या है, दुर्बल विधि के रूप में हमारे सामने निकल करके आती है। इसके बाद हम देखते हैं अनुशास्त्री। अनुशास्त्री का अभाव। अगर राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन होता है तो जो व्यक्ति उल्लंघन कर रहा है तो उसको क्या है, अनुशास्त्री दंड दिया जाता है, दंड दिया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत यदि राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसको क्या है, दंड दिया जाना संभव नहीं होता है। क्योंकि जब हम देखते हैं न्यायालय को जब क्षेत्राधिकार जो है राज्य अपनी सहमति से दे रहे हैं तो न्यायालय क्या करेगा, उस मामले में अगर सहमति दे दी है तो न्यायालय उस पर निर्णय देगा। उस निर्णय का मान लीजिए कोई राज्य पक्षकार के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर उस राज्य पक्षकार को दंड के रूप में कोई प्रावधान नहीं है अंतर्राष्ट्रीय विधि में कि उसे हम दंड दे सकें, जिससे न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका पालन हो। या हम ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में ऐसा कोई भय व्याप्त नहीं है जिसके डर की वजह से राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करे। एक अंतर ये भी हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि की एक जो सबसे बड़ी कमी है वो है यूएन चार्टर। यूएन चार्टर का आर्टिकल 2.7 एक सबसे बड़ी बाध्यता है। क्यों? यूएन चार्टर का आर्टिकल 2.7 जब हम देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र को जो है यूएन को सदस्य राज्यों के घरेलू या आंतरिक मामलों के अंतर्गत हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मतलब यदि राज्य किसी देश में किसी राज्य के अंदर कोई विधि का उल्लंघन हो रहा है और उससे जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न नहीं होता है तब तक संयुक्त राष्ट्र यूएन उस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि यदि राज्य के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न नहीं हो रहा है तो
वहाँ पर भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उस राज्य के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो एक ये आधार और है जिसके आधार पर हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि एक दुर्बल विधि है। इसी के साथ हम देखते हैं राज्य विधि की अगर हम मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रावधानों में क्या है, अनिश्चितता पाई जाती है। अर्थात राज्य विधि के जो प्रावधान है वो निश्चित होते हैं, उसमें अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसके लिए निश्चित है दंड का प्रावधान किया हुआ है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रावधानों को हम देखते हैं तो इसमें अनिश्चितता व्याप्त है। कोई हम ये नहीं कह सकते कि इस मामले में ये नियम लागू है, तो आवश्यक नहीं है कि अगले मामले में उस सिद्धांत को लागू किया जाए। इस प्रकार से दोनों विधियों की हम आपस में तुलना करते हैं तो क्या है, अनिश्चितता भी एक सबसे बड़ी बात। इसी के साथ हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है क्या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाने में भी असफल रहती है। राज्य विधि का हम देखते हैं तो राज्य विधि जिस राज्य के अंदर लागू हो रही है वहाँ पर वो क्या है, मुख्य रूप से उस विधि का उद्देश्य होता है शांति व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि जो लागू हो रही है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने में भी असफल हो रही है। तो इस प्रकार से अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि और राज्य विधि की जो आपस में तुलना देखी है, इससे ये बात हमारे को क्लियर होती है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि तो है, लेकिन इसको जब हम राज्य विधि से इसकी तुलना करते हैं तब हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, दुर्बल विधि है। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा, यदि इन कमियों को समय के साथ साथ दूर कर दिया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय विधि भी उतनी ही मजबूत बन करके आएगी जितनी की राज्य विधि होती है, जितनी की राष्ट्रीय विधि होती है। तो अगर हम इन कमियों को दूर कर दें, कार्यपालिका शक्ति का अभाव, विधायी शक्ति का अभाव, या तो ये जो अनुशासनिक अभाव अगर हम देखते हैं तो समय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या है, परिवर्तन आएगा और आ भी रहा है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि भी आने वाले समय में एक मजबूत विधि के रूप में निकल कर आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये विषय समझ में आया होगा। धन्यवाद।